हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर की तरफ से। मैं एडी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप कोई सा भी टेट दीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे आप दिल्ली टीचर की बात करें, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की बात करें, यानी आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड में से क्वेश्चन आना 100% तय है, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी है उसका वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा कुछ महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम इसकी बात करें तो इस बेस से भी ये ज़्यादा थ्योरी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम समझेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है और उन्होंने किस किस प्रकार से बच्चों के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों को। तो यानी कि उनके माता पिता 3 साल की उम्र, जब वो 3 साल के थे तभी कहाँ गए, लिपजिंग आ गए थे, ठीक है, और वहाँ पर वो 80 सालों तक रहे। अब आगे हम बात करें दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने वहां पर यो वियना नाम जो विश्वविद्यालय, वहां से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नाम की एक डिग्री प्राप्त की। और 1938 में दोस्तों हिटलर के जो नाजी विद्रोह के कारण वो उन्हें भागकर लंदन जाना पड़ा, क्योंकि इनका काफी दोस्तों इनका विरोध हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, इन्होंने सेक्सुअल जो थ्योरी दी थी उसका काफी लोगों ने इसका विरोध किया। तो कुछ देशों में तो इनको घुसने तक नहीं दी गई, नहीं परमिशन नहीं दी गई। और बाद में दोस्तों ये लंदन में ही सन 1939 में इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। ये चीजें तो दोस्तों हमने कॉमन चीजें हैं जो हमने समझ ली, बेसिकली ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, वो तो आपके नॉलेज के लिए मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी थ्योरी पर पहुंचते हैं सीधे। हम इसकी थ्योरी की हम बात करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों जो थ्योरी दी है उस थ्योरी का नाम है मनोविश्लेषणवाद, और इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी। यानी मनोविश्लेषण थ्योरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, साइको एनालिसिस थ्योरी कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने कह सकते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति बताए, या कह सकते हैं 3 छिपी हुई तत्व में हिमखंड, या 3 तत्वों को इन्होंने विभाजित किया व्यक्ति को, यानी 3 भागों में बांटा। यानी फ्राइड ने मन या व्यक्तित्व के स्वरूप को गत्यात्मक माना। गत्यात्मक का मतलब होता है दोस्तों डायनामिक, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी परिवर्तनशील। अब दोस्तों इन्होंने जो 3 भागों में बांटा इसको, वो 3 थे, इड, हेम और पराहेम, यानी कि ईगो पर ईगो। तो हम दोस्तों तीनों चीजों को समझते हैं कि इड क्या होता है, इद क्या होता है, हेम क्या होता है और पराहेम क्या होता है। ये तीनों चीजें हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इड, ईगो और सुपर ईगो में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधे उसी पॉइंट पर चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इड क्या होता है। इड दोस्तों हम सिंपल भाषा में बात करें तो इड जो होता है ये यानी कि इड जो होता है वो दोस्तों प्लेजर पर काम करता है। यानी प्रिंसिपल अगर हमसे पूछा जाता है कि इड कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो इड दोस्तों प्लेजर पर काम करता है। प्लेजर मतलब ये अमोद के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कह सकते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर इड प्रकार की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, कह सकते हैं इड प्रकार के लोग होते हैं, तो वो व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ, मतलब अपना लाभ चाहते हैं, कह सकते हैं वो स्वार्थी होते हैं। उन्हें केवल खुद की ही खुशी चाहिए, यानी अपनी इच्छाओं के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं यानी इड की उत्पत्ति मनुष्य में जन्म के साथ ही हो जाती है। यानी जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है और वहीं से इड की उत्पत्ति हो जाती है। फ्राइड ने इसे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। इसकी विषय वस्तु वे इच्छाएं जो लिबिडो मतलब जो दोस्तों हमारी जो यौन इच्छा होती है, यानी जो सेक्सुअल जो होती हैं उनको दोस्तों लिबिडो कहा। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। यानी उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर यौन शक्ति जन्म से ही होती है, और जिसे दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो का नाम दिया। तो ये इसको आप नोट कर लेना, किसका नाम दिया? लिबिडो का नाम दिया। और ये क्या चाहते हैं दोस्तों, ये तत्कालिक क्या चाहते हैं, ये तत्कालिक संतुष्टि चाहते हैं। यानी कि हाल ही में इनको क्या मिलना चाहिए? संतुष्टि चाहिए इनको। और ऊर्जा की दोस्तों
ऊर्जा की वृद्धि यदि नहीं सहन कर पाते, मतलब ये जो होते हैं 8 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इनको दोस्तों इनको बस खुशी चाहिए, बस इनको प्लेजर चाहिए, इनको ये अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस इनको क्या मिलना है, कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे इनको क्या मिलना चाहिए, इनको खुशी चाहिए बस। हम की बात करते हैं यानी ईगो क्या होते हैं दोस्तों। जो ईगो जो होते हैं वो व्यक्ति वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि वो रियलिटी की प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दोस्तों ये प्रिंसिपल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि पूछा जाएगा कि इड कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन में होगा प्लेजर, रियलिटी, ठीक है, और मॉरलिटी। तो जो इड जो होता है दोस्तों वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, वो करता है प्लेजर, ठीक है। और हम दूसरा बात कर सकते हैं 8 प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों वो अनकॉन्शियस माइंड में काम करते हैं, यानी कि वो अचेतन मन में काम करते हैं, चेतन मन में काम नहीं करते। लेकिन दोस्तों जो हेम प्रकार के हम कह सकते हैं जो ईगे प्रकार के जो पर्सन होते हैं वो चेतन मन पर काम करते हैं और वो वास्तविकता की बात करते हैं, वो रियलिटी की बात करते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको वो देखते हैं अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि हमारे करने से कहीं किसी का गलत तो नहीं हो रहा, और गलत हो रहा है तो कहीं ज्यादा नहीं हो रहा, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, यानी कि वो वास्तविकता की बात करते हैं कि इस टाइम करना क्या सही है। लेकिन जो ईड प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, उन्हें तो किसी भी हाल में क्या चाहिए, बस खुशी मिलना चाहिए। और जो एम जो होते हैं वो ईगो जो होते हैं वो दोस्तों वो वास्तविकता की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, यानी कि ये चेतन मन पर काम करते हैं। अब दोस्तों तीसरा आता है हमारा सुपर ईगो, ठीक है दोस्तों। सुपर ईगो जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है दोस्तों, वो करता है कौन से पर, वो नैतिकता के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि सुपर ईगो वाले व्यक्ति के अंदर नैतिकता होती है और वो नैतिकता वाली बातें करता है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि कौन से व्यक्तियों की इच्छा पूरी नहीं होती है, यानी कि एड, ईगो, सुपर ईगो। तो दोस्तों जो एड होते हैं इनकी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है और सुपर ईगो होते हैं उनकी भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों कैसे, क्योंकि एड जो पर्सन होते हैं वो केवल क्या चाहते हैं, अपना लाभ चाहते हैं, यानी इनको खुशी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का मर्डर कर दें इनको खुशी मिलना चाहिए। हम कह सकते हैं दोस्तों जो हैदराबाद में अभी जो रेप कांड हुआ है तो हम कह सकते हैं उन व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रवृत्ति थी, एड प्रकार की प्रवृत्ति, यानी वो अपने सुख के लिए उन्होंने मर्डर तक कर देते हैं। या फिर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं 100 रुपए के लिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो हम कह सकते हैं वो कैसे हैं, वो 8 प्रकार के पर्सन हैं। लेकिन जो नैतिकतावादी होते हैं दोस्तों वो जो ईगो प्रकार के पर्सन होते हैं वो दोनों की बात करते हैं कि वो ये कहते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या सही है, अगर इस टाइम में हमें किसी का गलत भी कर रहे हैं और इस टाइम में ये करना सही है तो वो सही है, यानी ईगो प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं। लेकिन दोस्तों जो सुपर ईगो होते हैं वो कभी भी गलत करने की सोच ही नहीं सकते, यानी कि सुपर ईगो वाली नैतिकतावादी होते हैं, कहते हैं हम अपना गलत कर लेंगे, हम दूसरे का गलत नहीं करेंगे। लेकिन ये जो ईगो होते हैं वो कहते हैं कि ना मेरा गलत हो ना आपका गलत हो, यानी कि ये बराबर की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि जो सुसाइड करने वाले पर्सन होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं दोस्तों सुपर ईगो में, यानी जो आत्महत्या करने वाले पर्सन किस में आते हैं, वो सुपर ईगो में आते हैं। और दोस्तों जो दूसरों को मारने वाले होते हैं वो 8 प्रकार के पर्सन होते हैं। तो दोस्तों इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है, केवल आप इतना रखिए कि 8 उस पर अमोद पर काम करता है। अमोद का मतलब होता है दोस्तों सुख, और जो अहम होता है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, और जो हमारा पराहम होता है वो दोस्तों नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों हम इससे एक चीज और पढ़ लेते हैं, हम जो सिगमंड फ्राइड ने जो मन बताए हैं वो चीजें और हम समझ लेते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड ने जो व्यक्ति के अंदर 3 मन बताए, हम उन मन की बात कर लेते हैं। चेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है, ठीक है, और अचेतन क्या होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार बताए हैं, तो हम समझ लेते हैं कि मन के 3 प्रकार। देखो चेतन मन जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं दोस्तों चेतन मन हमारा वो मन होता है, यानी कि जो प्रेजेंट मन होता है, जो एक्टिव मन होता है, या हम कह सकते हैं जो चीजें हमारे इस टाइम जो हमारे वर्तमान मन में है वही हमारा क्या है, चेतन मन है। यानी ये मन लगभग 10वां हिस्सा होता है, यानी कि ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितना होता है, ये 1/10 होता है, यानी कि जिसमें स्वयं तथा वातावरण के बारे में जानकारी
चेतना रहती है। दैनिक कार्यों से में व्यक्ति मन में जो व्यवहार में जो काम करते हैं वो कौन से मन से करते हैं दोस्तों, वो हम चेतन मन से करते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड से करते हैं। अब दोस्तों अचेतन मन कौन सा होता है? अचेतन मन दोस्तों हमारा वो मन होता है जो चीजें हमें इस टाइम याद नहीं है, कह सकते हैं जो चीज हम भूल चुके हैं वो हमारे कहां पर है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है। यानी ये मन लगभग 90% हिस्सा है जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती, यानी कि जो व्यक्ति जिसके बारे में जानकारी नहीं रहती वो हमारे कहां रहता है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, अचेतन मन में रहता है। जैसे आपने कुछ पढ़ा और आप भूल गए, वो आपके कहां चला गया, वो आपके अचेतन मन में चला गया। और जो आपने पढ़ा वो आपको याद है तो वो आपके चेतन मन में है, और जो आपको याद नहीं है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। यानी यह मन की स्वस्थ अस्वस्थ क्रिया पर प्रभाव डालता है और इसका बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों में हो सकता है। यानी अब दोस्तों हम जो एक और बात चीज है, जो हम सपने देखते हैं वो हमेशा हम अनकॉन्शियस माइंड में देखते हैं दोस्तों, यानी अचेतन मन में सपने देखते हैं। इसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी इच्छाएं जैसे कि भूख प्यास और इच्छाएं रहती हैं, दबी रहती हैं। मनुष्य मन के इस भाग का सचेतन मतलब कॉन्शियस की बात कर रहा है, इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि इस भाग में दबी इच्छा नियंत्रित शक्ति से बचकर प्रकट हो जाती हैं तो वो कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, बाद में किसी मनोरोग का रूप ले लेती हैं। दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं वो क्या है, बाद में मनोरोग का उत्पन्न ले लेती है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि जो चीजें आपको भूल चुके हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में हैं, और ये दोस्तों हमारे व्यवहार का 90% होते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि अर्ध चेतन क्या है या पूर्व चेतन क्या है। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो चीज अचेतन मन से आ चुकी है और वो चेतन मन में नहीं है, यानी दोनों के बीच की अवस्था को अर्ध चेतन कहते हैं। यह मन के सचेतन तथा अचेतन मन के बीच का हिस्सा है जिससे मनुष्य चाहने पर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे स्मरण शक्ति का वह हिस्सा जिसे व्यक्ति प्रयास करके भी किसी घटना को याद करने में प्रयोग कर सकता है। सिंपल सी बात यह है, जब हम कोई चीज जैसे कई बार दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई चीज याद तो आ जाती है और हम कहते हैं इस टाइम मतलब मुझे इसका नाम तो याद है, बस इस टाइम मैं नहीं बता पा रहा। जैसे हम कहते हैं अपने दैनिक जीवन की भाषा में कहते हैं उसके मेरी जुबान पर रखी है वो बात, यानी कि वो हमारे अचेतन मन से आ चुकी लेकिन चेतन मन में नहीं है, वो बीच की अवस्था में है, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम अर्धचेतन कहते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा इसका ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ में से क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों ये मैप में बनाया गया है, ये है दोस्तों हमारा चेतन मन, ठीक है, और ये है हमारा दोस्तों अर्धचेतन, और ये है हमारा दोस्तों अचेतन मन। अब दोस्तों ये सन जो आपको दिख रहा है, इसमें जो आपको ये सन दिख रहा है, यानी यहाँ से लाइट आएगी दोस्तों, यहाँ से सन आए, यहाँ से लाइट आएगी, तो लाइट दोस्तों ये पूरे पार्ट पर पड़ रहेगी, यानी कि ये पार्ट दिखाई दे रहा है। और बाकी ये जो अर्धचेतन है यानी सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोस्तों कुछ पानी में रहता है कुछ नीचे रहता है। ये देखो ये लाइन खींची है दोस्तों, यहाँ से ये जो दोस्तों ये है आपका कौन सा सबकॉन्शियस माइंड, और दोस्तों जो पूरा पानी में डूबा हुआ है यहाँ से, ये है दोस्तों आपका अचेतन मन। तो यानी कि अचेतन मन कभी भी दिखा ही नहीं देता, इस बात को नोट कर लीजिए। यानी हम अचेतन मन को कभी भी हम देख नहीं सकते। किसको देख सकते हैं दोस्तों? चेतन मन को हम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर आते हैं। फ्राइड ने व्यक्ति संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया है, और इन्होंने जो सेक्स की बोल सकते हैं काम प्रवृत्ति की जो अवस्था बताई है वो दोस्तों 5 अवस्था बताई हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्सुअल स्टेज किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। कितनी दी है? 5 दी है। चलिए दोस्तों 5 को समझ लेते हैं। पहला दोस्तों है मौखिक अवस्था, यानी कि ओरल स्टेज। दोस्तों ये एज जन्म से 1 वर्ष तक होती है, यानी बच्चा अपनी जो यौन इच्छा होती उसको मां से मतलब दूध पे लेते समय अपनी यौन इच्छा को संतुष्ट करता है। और दूसरी दोस्तों गुदा, जिसको एनल स्टेज बोला जाता है, ये दोस्तों 2 से 3 वर्ष तक रहती है, और बच्चा अपने अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते समय अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। और तीसरी आती है दोस्तों लैंगिक अवस्था, जिसको पैरेलिक स्टेज बोला जाता है, जिसे शैशनाव अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों लैंगिक अवस्था में ही बच्चे के अंदर कौन सी
इलेक्ट्रा और ओडिपस नाम की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे ग्रंथि का नाम दिया गया बाद में, ठीक है दोस्तों, कि यानी कि बच्चे के अंदर इलेक्ट्रा और ओडिपस पाई जाती है। इलेक्ट्रा क्या होती है दोस्तों, आगे मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रा का मतलब होता है कि बच्चा जो लड़का जो होता है वो अपनी माँ से प्रेम करता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रा नाम की जो ग्रंथि होती है उससे आकर्षण पुरुषों की तरफ होता है, और जो ओडिपस होती है उससे कह सकते हैं पुरुषों का आकर्षण महिलाओं के प्रति हो सकता है। ये आप ऐसे याद रखिए, इलेक्ट्रा नाम की एक ग्रंथि थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की थी और ओडिपस नाम का एक राजकुमार था। तो इलेक्ट्रा मतलब लड़कियां, कह सकते हैं महिलाएं पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं, और ओडिपस पुरुष महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक माता अपने पुत्र से सबसे ज्यादा प्यार करती है, कौन सी ग्रंथि के कारण, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रा के कारण। और यही क्वेश्चन दोस्तों बदल सकता है, अगर कि वो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक पुत्र अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, कौन सी ग्रंथि के कारण, ओडिपस के कारण। और दोस्तों ये राजस्थान में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पिता अपनी पुत्री से ज्यादा प्यार करता है, यानी अपनी पुत्री से सबसे ज्यादा प्यार करता है, कौन सी ग्रंथि के कारण, तो वो आएगा दोस्तों ओडिपस। पिता की पूछ रहे हैं ना, पिता कौन पे है, तो पिता पूछ रहे हैं तो ओडिपस, और अगर वही क्वेश्चन आ जाए कि एक पुत्री अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है तो इलेक्ट्रा। अब दोस्तों यहां पर चौथी अवस्था आती है सुप्तावस्था। ये दोस्तों रहती है 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक रहती है। तो यहाँ पर इसको सुप्ता नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिर बच्चे समझने लगते हैं, और ठीक है, तो फिर ये जो सेक्सुअल जो स्टेज होती है वो गिरने लगती है, तो इसका नाम दिया गया, यानी कि लेटी अवस्था या सोई अवस्था, लेटेंसी कहा जाता है। और दोस्तों जो 5वीं आती है लास्ट वाली, जनन अवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जनन अवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये होती है 12 से 20 वर्ष तक रहती है जनन अवस्था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर हार्मोन्स जनरेट होने लगते हैं, तो फिर जो काम प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा, फिर दोबारा से दोस्तों क्या आ जाती है, दोबारा से हाई लेवल पर हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट दोस्तों ये है, इन्हीं के आधार पर उसने विवादात्मक इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी, यानी कि जो इलेक्ट्रा और ओडिपस नाम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी, जिसके आधार पर शिशु की लैंगिक शक्ति प्रारंभ में खुद के लिए प्रभावी हो जाती है, जो धीरे धीरे दूसरों की ओर उन्मुख होती है। इसी कारण हम कह सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट है, पुत्र माता की ओर तथा पुत्री पिता की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। अगर यहाँ पूछ रहा पुत्र माता की ओर, तो किसके कारण दोस्तों, ओडिपस आ जाएगा। पुत्र कह रहा है ना, पुत्र माता की ओर, और पुत्री पिता की ओर तो और इलेक्ट्रा के कारण। इसी के कारण लड़कों में माता के प्रति प्रेम तथा पिता के प्रति द्वंद्वता उत्पन्न होती है, जिसे फ्रायड द्वारा ओडिपस इलेक्ट्रा का नाम दिया गया। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो था बहुत चर्चा का विषय रहा, अवधारणा रही। फ्रायड ने इन संकल्पनाओं की सत्यता साबित करने के लिए उनके पास क्या पर्याप्त आंकड़े नहीं थे, कह सकते हैं, और उन पर आलोचना में यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने अनुभवों को इन परीक्षणों के साथ मिश्रित किया, और जो कुछ भी उसके रोगियों ने उस पर क्या विश्वास भी किया, और कुछ लोगों ने दोस्तों इसका विरोध भी किया। आगे हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं। फ्रायड पर यह भी आरोप लगा कि वह मनोविज्ञान में जरूरत से अधिक कल्पनाशीलता और मिथकीय ग्रंथों का घालमेल कर रहे हैं, यौन आवश्यकताओं को जरूरत से अधिक महत्व दे रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने यौन आवश्यकताओं पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है। चलिए दोस्तों हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। फ्रायड का यह मत था कि वयस्क व्यक्ति के स्वभाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यानी कि जो वयस्क व्यक्ति हो जाते हैं उनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। क्योंकि सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बच्चे का 5 साल तक क्या होता है दोस्तों, बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाता है, यानी 50% विकास वहीं हो जाता है, जिससे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता। और अगले पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, फ्रायड के कार्य और उन पर आधारित उनकी मान्यताओं को के देखने पर हम यह पाते हैं कि फ्रायड ने मानव की पाशविक प्रवृत्ति पर जरूरत से अधिक बल डाला, और उन्हें स्पष्ट किया कि निम्नवत पशुओं के बहुत सारे गुण और विशेषता मनुष्यों में दिखाई देती है, और उनके द्वारा परिभाषित मूल प्रवृत्ति की संकल्पना भी इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये शब्द आपको याद रखिए, ये जानवरों के लिए यूज किया उन्होंने, पाशविक प्रवृत्ति
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक दोस्तों समाप्त हुआ। अब इसकी छोटा सा पॉइंट रह जाता है दोस्तों, हम इसकी अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, रक्षा युक्तियों के नाम से जानते हैं। वहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोस्तों पूछे जाएंगे कहाँ से, कि इड, ईगो, सुपर ईगो, और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये चीजें दोस्तों आप अच्छे से कंप्लीट करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगे दोस्तों आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।